भारत के सबसे ताकतवर राजाओं की बात आएगी तो चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का नाम जरूर लिया जाएगा। गुप्त वंश के राजा मगध साम्राज्य के महान राजाओं में से एक थे। छठी सदी ईसा पूर्व में मगध भारत के 16 महाजनपदों में से एक होता था, लेकिन धीरे धीरे यही मगध बाकी के सभी महाजनपदों को पीछे छोड़कर भारत के बड़े हिस्से को जीतने वाला राज्य बन गया। आज के वीडियो में हम मगध की इसी यात्रा पर चलेंगे और जानेंगे कि कैसे मगध ने बिहार से शुरू करके इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया कि इसकी बाउंड्रीज आज के अफगानिस्तान तक पहुंच गई थी और बाकी के 15 महाजनपद ऐसा क्यों नहीं कर पाए। इसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। उत्तर वैदिक काल में यानी कि करीब छठी सदी ईसा पूर्व में देश में कई छोटे छोटे जनपद आपस में मिलकर महाजनपद बने। इस टाइम पर कुल 16 महाजनपद अस्तित्व में आए। इन महाजनपदों में शामिल थे अवंती, काशी, कोसल, वज्जी, अंग, अस्मक और मगध। ये महाजनपद उत्तर में हिमालय के तराई क्षेत्रों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक और आज के पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर तक फैले हुए थे और वहीं पूर्व में बिहार तक थे। महाजनपद अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। इसीलिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व खत्म होते होते इन 16 में से केवल 4 महाजनपद बचे थे। ये महाजनपद थे अवंती, कोसल, वत्स और मगध। आगे चलकर मगध ने इन तीनों महाजनपदों को भी जीत लिया। इन्हें जीतने का प्रोसेस क्या था, आइए सबसे पहले उसे जान लेते हैं और फिर हम समझेंगे कि मगध की जीतों के पीछे के जिम्मेदार कारण क्या थे। मगध महाजनपद आज के पटना, गया, नालंदा और शाहबाद जिलों को मिलाकर बना था। इसके नॉर्थ में वज्जी महाजनपद, साउथ वेस्ट में अवंती और नॉर्थ वेस्ट में था कोसल महाजनपद। ये सारे महाजनपद एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में लगे रहते थे। ऐसे में मगध के पहले रूलर जिनके बारे में इतिहास में सबूत मिलते हैं वो थे बिंबिसार, जो कि हर्यक डायनेस्टी के राजा थे। इन्होंने मगध की बाउंड्रीज का एक्सपेंशन किया। 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक इन्होंने मगध पर राज किया। बुद्ध इन्हें के टाइम पर बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे मगध के एरिया में। बिंबिसार ने अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए मैरिज अलायंसेस और युद्ध दोनों का सहारा लिया। इन्होंने कोसल की राजकुमारी से शादी की, जिससे काशी का कुछ हिस्सा इन्हें दहेज में मिल गया। वहीं अंग महाजनपद को युद्ध में जीत लिया। इसके साथ ही इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी से भी शादी की, जिससे मगध की डिप्लोमेटिक ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई। कहा जाता है करीब 52 साल तक रूल करने वाले बिंबिसार को उनके ही बेटे अजातशत्रु ने कैद करके उनकी हत्या कर दी और खुद मगध साम्राज्य के राजा बन गए। लेकिन इसका जरा भी मतलब ये नहीं है कि मगध की ताकत कम पड़ी, बल्कि अजातशत्रु के टाइम पर तो मगध की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने कोसल के राजा प्रसेनजीत को हराकर पूरे कोसल प्रदेश को जीत लिया। अजातशत्रु के टाइम पर सिर्फ मगध और अवंती 2 ही बड़े महाजनपद रह गए थे। फिर अजातशत्रु के बाद साल 460 बीसी में अगले राजा बने उदयन। उदयन ने मगध साम्राज्य की किलेबंदी करा दी, जिससे कि यह साम्राज्य और भी ज्यादा मजबूत हो गया। लेकिन उदयन के बाद से हर्यक वंश और भी कमजोर हो गया और 413 बीसी आते आते ये डायनेस्टी खत्म हो गई, क्योंकि शिशुनाग नाम के सेनापति ने आखिरी राजा नागदासक के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस तरह से मगध की गद्दी शिशुनाग के पास आ गई। शिशुनाग ने आगे चलकर अवंती महाजनपद को भी खत्म कर दिया और उस पर अपना कब्जा कर लिया। इस तरह से 16 महाजनपदों को पीछे छोड़कर मगध सबसे ताकतवर महाजनपद बन गया। हालांकि शिशुनाग बहुत दिनों तक मगध पर राज नहीं कर पाया और मगध पर नंद वंश का आखिरकार कब्जा हो गया। अब नंद वंश के आने के बाद मगध एक साम्राज्य के रूप में उभरा और नंद वंश से शुरू होकर इसके विस्तार की यात्रा अशोक के टाइम पर जाकर ही रुकी। नंद डायनेस्टी ने 343 से 321 बीसी के बीच मगध पर शासन किया था। इसके फाउंडर थे महापद्मनंद। पुराणों में इन्हें क्षत्रिय क्लास का सफाया करने वाला कहा गया है, क्योंकि इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया की सभी छोटी बड़ी रूलिंग डायनेस्टीज जैसे कि पांचाल, कुरु, इक्ष्वाकु डायनेस्टी, इन सबको खत्म कर दिया था। ग्रीको रोमन ट्रेडिशन से लेके बुद्धिस्ट तक सब में नंद डायनेस्टी को बहुत पावरफुल डायनेस्टी बताया गया था। इनकी सेना में 3000 हाथी हुआ करते थे। महापद्मनंद ने ही कलिंग को भी जीत लिया था, जिसे आगे चलकर जीतने में मौर्य वंश के अशोक को बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। नंद डायनेस्टी के आखिरी राजा थे धनानंद। इनके ही टाइम पर सिकंदर ने भारत पर अटैक किया था। इस अटैक में हाइडेस्पीस की लड़ाई में सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी, जिसमें पोरस ने सिकंदर को नाकों चने चबवा दिए थे। भले ही सिकंदर ने लड़ाई जीत ली थी, लेकिन उसकी सेना ने भारत में आगे लड़ने से मना कर दिया था।
कई लोगों का मानना है कि सिकंदर का सामना आगे चलकर धनानंद से होता और उसकी विशाल हाथियों की सेना के बारे में सुनकर ही सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। अब रीजन चाहे जो भी हो, अलेक्जेंडर और धनानंद कभी भी आमने सामने नहीं आए। लेकिन धनानंद जितने ताकतवर थे उतने ही असभ्य और शोषणकारी भी थे। उसकी टैक्स की जो पॉलिसीज थी उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, जिसकी वजह से मगध की प्रजा उसके खिलाफ जाकर चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करती है मगध का राजा बनने में। चंद्रगुप्त की हेल्प चाणक्य ने भी की थी और साल 321 बीसी में धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की। मौर्य वंश में मगध साम्राज्य बेहद ताकतवर हो गया था। इसकी बाउंड्रीज अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक फैली हुई थी। कलिंग इस रीजन का हिस्सा नहीं था जिसे अशोक ने साल 232 ईसा पूर्व में जीत लिया था। तो दोस्तों, ये तो कहानी हो गई मगध साम्राज्य के विस्तार की, लेकिन मगध ही क्यों? बाकी महाजनपद ऐसा क्यों नहीं कर पाए? आइए अब उसके पीछे के कारणों को भी हम अच्छे से जान लेते हैं। देखिए, मगध के आगे बढ़ने के पीछे कई कारण थे। इसमें सबसे पहला कारण अगर आपको बताऊं तो वो है यहाँ के राजा। बिंबिसार से लेकर नंद वंश और उसके बाद मौर्य वंश, हर डायनेस्टी के राजा अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे रहते थे। इनके एम्बिशन को बढ़ाने के लिए मगध की ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट थी। देखिए, महाजनपद काल में लोहे का यूज आम हो गया था। इनसे हथियार भी बनाए जाते थे और मगध के पास आयरन का बड़ा भंडार था। इसकी वजह से यहाँ ज्यादा से ज्यादा और तेजी से हथियार बनाए जा सकते थे। इन हथियारों से मगध की सेना बहुत ताकतवर थी। लेकिन ज्योग्राफी सिर्फ हथियारों के मामले में मगध की मदद नहीं कर रही थी। मगध की जमीन बहुत उपजाऊ थी और खेती इकोनॉमी का फाउंडेशन होती थी। इस दौरान खेती फायदे में थी, जिससे राजा अच्छा खासा टैक्स इकट्ठा कर सकते थे। इस टैक्स की वजह से राजा के पास बाकी महाजनपदों से ज्यादा पैसा था और दूसरे महाजनपद मगध पर अटैक करके इसलिए नहीं जीत पाते थे क्योंकि मगध को जीतना बहुत मुश्किल था। पहले जब इसकी राजधानी होती थी राजगीर, तो ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई राजधानी थी, इसलिए इसे जीतना इम्पॉसिबल के बराबर था। वहीं जब पटना को राजधानी बनाया गया तो ये शहर गंगा, गंडक और सोन जैसी नदियों से घिरा हुआ था। इसीलिए पटना को वाटर फ्रंट या जल दुर्ग भी कहा जाता था। इसको भी कैप्चर करना इजी नहीं था, इसीलिए मगध हर तरफ से सेफ था। यही नहीं, ये नदियां ट्रांसपोर्ट का इजी मीडियम भी थी, जिससे कि यहाँ पर ट्रेड काफी फला फूला। जैसे कि गंगा के रास्ते वाराणसी और कौशाम्बी जैसी सिटीज के साथ ट्रेड हुआ करता था। इस ट्रेड से मगध एम्पायर को अच्छा खासा टैक्स मिलता था, जो एक बड़ी आर्मी को मेंटेन करने में मदद करता था। इस तरह से अगर कंक्लूजन में कहें तो मगध को एक एम्पायर बनाने में इन सभी फैक्टर्स की भूमिका थी, जिसने मगध को सभी महाजनपदों में सबसे आगे रखा और करीब 200 सालों तक भारत की पॉलिटिक्स मगध के ही इर्द गिर्द घूमती रही। तो दोस्तों, ये थी कहानी मगध के एक महाजनपद से एक साम्राज्य बनने की, जिसकी बाउंड्रीज पूरे भारत में फैली हुई थी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।